स्टार्ट कर दो भाई आप। हेलो सर, आवाज़ आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाय। आज हमारे इवेंट में आए हैं केतन कावा सर, जो एक बहुत ही कमाल के वॉइस एक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी जगह पे वॉइस दी है। जैसे कि पोकीमोन में साइलेंट, बेब्लेड में काय, यार काय तो फेवरेट है भाई सबका, तो काय को भी आवाज़ दी है। और भी काफ़ी एकदम कमाल कमाल के कैरेक्टर्स। तो आज आपके पास मौका है कि आइए और केतन कावा सर से बात करिए। सो आई होप आप लोग को मज़ा आएगा। बहुत कमाल का इवेंट होने वाला है एंड आई होप केतन कावा सर आप भी एंजॉय करोगे इस इवेंट को। बिल्कुल बिल्कुल यार, आप लोगों से मिलकर ही मुझे हमेशा ऐसे बात करते हुए ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसमें ऐसे टॉक शो या ऐसे बात कर रहे हैं तो उसमें फील है। चैटिंग में तो नम होते हैं यार, सिर्फ हम टाइप कर रहे हैं उंगलियों से। ये जब हाँ, बात कर रहे हैं तो एक अलग फील आती है, लगता है इस बार सामने है, बात कर रहे हैं। इस बार आप इंटरैक्ट कर पाओगे आपके ऑडियंस के साथ। हम जो पैनल यस। में बैठे हुए मॉड्स एंड होस्ट वगैरह के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो, आप ऑडियंस के इंटरैक्ट कर सकते हो, तो आपको भी बिल्कुल। मज़ा आएगा। सो मैं तो लेट्स स्टार्ट द इवेंट। सबसे पहले मैं सबको, शुरू होने से पहले सबको, जितने लोग अभी सुन रहे हैं उन सबको कहता हूँ कि आप सब मिलके इन लोगों को सपोर्ट कीजिए जो ये ऐसा इवेंट कर रहे हैं, ताकि हम जैसे आर्टिस्ट थे, तो अभी शुरुआत मुझसे हुई है, आगे और अलग अलग आर्टिस्ट के साथ ये लोग करेंगे, तो आपको आपके पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ ये मिलवाते हैं आपको, तो इनको सपोर्ट कीजिए। और आप सबको भी, जो भी सुन रहे हैं, जो भी आए हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच यार। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सकाई सर शुरू कर दीजिए आप। सर वही सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस के सामने कि आपकी डबिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई। मैं ऐसे तो अज्यूम करता हूँ आप लोगों को पता नहीं है, और ऐसे मैं समझाता हूँ, शुरुआत से शुरू करते हैं इस बार। तो ऐसा था कि मैं 1995 बॉर्न हूँ, ठीक है, मैं मुंबई में बॉर्न हुआ, और फिर बहुत ही अप्स डाउन आए थे। मैं फिर छोटा सा था तब, मैं वापस गुजरात भी चले गया था मेरे मॉम डैड के साथ, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ अलग होने वाला लाइफ। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होते गया तो मेरे दो अंकल हैं, राजेश कावा, मुकेश कावा। मुकेश कावा सबसे बड़े अंकल हैं मेरे, और राजेश कावा, तो दोनों अंकल हैं, ये दोनों डबिंग फील्ड में जा चुके थे जब मैं स्कूल में था, और ये डबिंग में अपना काम मस्त एकदम सक्सेसफुली करना शुरू कर दिए थे। और ये एक बात एक और मैं बताना चाहता हूँ कि राजू चाचा, राजेश कावा को तो सब जानते ही हैं, मुकेश चाचा हैं मेरे सबसे बड़े चाचा। वो ज़्यादातर डबिंग सीरियल्स में और मूवीज़ में और गुजराती में उनका काफ़ी बड़ा नाम है, तो ये सारी चीज़ें वो उनमें सब में बहुत करते हैं। मुकेश कावा नाम है उनका। तो उन्होंने ही हम सबको, मतलब इस हमारी फैमिली, कावा फैमिली में वही है जो डबिंग स्टार्ट करने वाले, कहता है ना, तो डबिंग शुरू उनके थ्रू की है, उन्होंने की है। तो हम ने फिर धीरे धीरे, मैं बड़ा हुआ, स्कूल में जाता था, तभी तो मेरे अंकल हैं वो गुजराती प्रोजेक्ट उठाते थे, जैसे कि माइथोलॉजिकल शोज होते थे। तो मैं छोटा था तब मैंने काफ़ी सारे ऐसे, जय गंगा मैया या फिर महाभारत, रामायण, इस टाइप के मैंने काफ़ी सारे शोज, मैं छोटा था तब, मेरे एज ग्रुप के हिसाब से अगर कुछ होता था तो मैं डर डर के जाता था। सबको होता है ये, जैसे माइक फियर होता है, स्टेज फियर होता है, वैसे माइक फियर सबको होता है, वैसे डर डर के थोड़ा थोड़ा सा मैं परफॉर्म करता था। जो 1-2 लाइनर्स होते थे उसमें थोड़ा सा मेरे चाचा करवा देते थे, लेकिन इतना प्रॉपरली नहीं होता था, क्योंकि तब मैं सीख रहा था, अभी भी सीख रहा हूँ, रोज सीखते हैं। पर हाँ, तब मैंने वैसे करके शुरू किया था, जो कि सबसे शुरुआती में था, पर मैं उसको प्रोफेशनली था। पर मेरे फैमिली के साथ था कि मेरे एक थोड़ा एक कंफर्ट जोन था, मेरे अंकल थे, तो मैं थोड़ा सा चिल था कि अरे अंकल है, पर फिर भी अंकल है या कोई भी हो साथ में, एट दी एंड तो मुझे ही परफॉर्म करना है। तो जब तक मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तब तक वो कुछ नहीं होगा। तो मैं काफी डरा हुआ था, ऐसे सब था, तो आवाज में भी सुनाई देता था। तो शुरुआत में मैंने ऐसे किया, डबिंग धीरे धीरे शुरू किया, 2 लाइन, 1-2 लाइनर्स करता गया, और फिर धीरे धीरे फिर 10th तक फिर मैंने बंद कर दिया था काम, क्योंकि भाई 10th है। मैं इसी के साथ मैसेज भी देना चाहता हूँ, जो भी 10th में है या 10th में आने वाले हैं या जो भी है, देखो डबिंग तो है, लेकिन जब ये वक्त है कि मतलब एक ही साल होता है जब हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो उस टाइम पे
उसको जिस चीज को प्रायोरिटी देनी है उसको दे दो। ऐसे करके मैंने जैसा किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी उस चीज पर सही राह पर जा सको। बस वही तो, मैं 10th पे सब काम बंद कर दिया था। 10th पे मैंने 10th को फोकस किया और फिर मैं मिठीबाई कॉलेज, मुंबई में मिठीबाई कॉलेज है, वहाँ पे मैं ज्वाइन हो गया। और मैंने ये सोच के रखा था कि मुझे डबिंग, मतलब होता है ना कि अंदर वो, ये ऐसे हम मुंबई की भाषा में बोले तो कीड़ा है भाई, ये एक्टिंग का कीड़ा है, डबिंग का कीड़ा है, वो खुदा कीड़ा था। वो डबिंग करना ही चाह रहा था, वो चाहता था कि मतलब मैं कुछ अच्छे काम करूं, ये चाहता ही था। लेकिन पहले मैंने प्रायोरिटी दिया 10th को और मैंने 10th पूरा किया। तो फिर 10th के बाद मैंने कॉलेज शुरू की और तब से, मैं तो तभी से मानता हूँ 2011 की बात है, किया। तो अब कई सालों का, मतलब मुझे सब लोगों का सवाल भी याद है, आप लोग शॉक हो जाएंगे ये करके, लेकिन मैं कभी कभी पढ़ता हूँ मैसेज, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे पूछते हैं लोग कि आपने चलो 10th 11th में किया, लेकिन शुरू कैसे किया, हम शुरू कैसे? तो वही मुंबई की भाषा में हम कीड़ा कहते हैं। तो एक्टिंग का कीड़ा, डबिंग का कीड़ा हमको खुदक के बोल ही रहा था कि अरे भाई डबिंग करो यार, तुम क्या कर रहे हो, डबिंग करो, तुम क्या कर रहे हो। तो वो था ही, पर हम उसको शांत कर देते थे ये कह के कि भाई पहले डबिंग, ये 10th खत्म करने दो। तो 10th खत्म किया मैंने, फिर मैं मिठीबाई कॉलेज में गया, वहाँ पे मैंने आर्ट किया। तो ऑब्वियसली मैं आर्टिस्ट, वो जोन था ही मुझे, मैं सोचा ही था मुझे डबिंग करना है, वो एक पूरा मैं फोकस था कि डबिंग करना है, मुझे डबिंग करना है। क्योंकि मैं बचपन से ऐसे बड़ा हुआ हूँ, करते हुए थोड़ा बहुत किया है लेकिन ज्यादा देखते हुए। तो मैंने अंकल को डबिंग करते हुए देखा भी है, तो मैंने वो देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो बहुत ऐसा था कि करूँ करूँ करूँ, तो सब मैंने यही अभी बोल रहा था, वापस फ्लैश हो गया था। तो यही कह रहा था मैं कि कई सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं, जो कि ये होता है कि आपने डबिंग की शुरुआत कैसे की। बेसिक सवाल है, लेकिन मैंने कैसे की, तो अपना बताता हूँ कि बेसिक आंसर है कि ऑडिशन से। तो ये ऐसा है कि कोई भी आर्टिस्ट हो, भले वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, या जहाँ भी डबिंग होती है, उनको ऑडिशन देने होते हैं। कोई भी कैरेक्टर हो, आज का ये स्पेशली हम काय और साइलेंट के लिए कर रहे हैं। तो अब ये मेरा लक है कि मुझे काय को और साइलेंट को डबिंग करने का मौका मिला, और चैनल को वो मेरी आवाज़ अच्छी लगी, उन लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई एज काय एंड एज साइलेंट। तो ये मेरा लक है। और ऑडिशंस देने होते तो मैं ऑडिशंस देता था। मैं मेरे अंकल, अभी सब लोगों को ये मतलब वो हो ही जाता घूम फिर के कि अंकल है तो होगा ही, डबिंग करेंगे ही, होगा ही। ऑब्वियसली यस, मैंने सीखा है उनसे, देखा है उनका काम, लेकिन एट दी एंड मुझे अंकल बोलेंगे कि यहाँ पे हो रहा है डबिंग, यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं, यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं। और कई सारी बार मैं भी फोन करता था सामने से, गूगल से लेकर मैं फोन कर देता था सामने से कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं क्या, प्लीज अगर कुछ ऑडिशन हो तो मुझे बताइएगा। तो ऐसे करते करते मैंने पूछताछ की, ऑडिशन देना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैं, सबको ऐसा होता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस ले लेते हैं। कुछ भी ऑडिशन दिया तो मैं सोचता था कि अरे ये वाला कैरेक्टर में अप्रूव हो जाऊंगा, मजे ही आ जाएंगे, ओहो मजा आ जाएगा, मैं सबको बोलूंगा मैं ये कैरेक्टर हूँ। लेकिन शुरुआती में सबको मिलती है, मुझे भी मिली निराशा, नहीं हुए कई सारे अप्रूव। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, मैं रॉ था तभी, परफॉर्मेंस में इतना अच्छा नहीं था। सबका ऐसा होता है, और ये एक्टिंग है, ये डबिंग है, ये फील्ड ऐसा है ना कि हम करते करते पॉलिश होते हैं, सीखते हैं। तो कोई भी ऐसे बोल दे अरे यार ये हो ही नहीं रहा है, नहीं ऐसा मत करो। कई बार मुझे भी ऐसा लगा है कि नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है, जो भी है, हार नहीं मानना है। मैंने नहीं मारी हार, और मैं करता गया, ऑडिशंस देता गया। भले ही फेल हुआ, पर हर बार फिर एक टाइम के बाद ऐसा हो गया कि फिर मैं ऑडिशंस देके, मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था कि ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं करता था। मैं ऑडिशंस देता था, अपने दिल से 100% देने की कोशिश करता था, अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की, और फिर मैं नसीब पे छोड़ देता था कि मुझे होगा तो मेरे हाथ में आ जाएगा। तो वैसे करके शुरुआत हुई। मैंने छोटे मोटे कैरेक्टर्स के ऑडिशन देने शुरू किए। मैंने फिर छोटा मोटा वन लाइनर्स काम शुरू किया, इंसिडेंटल कैरेक्टर्स शुरू किए, जो एपिसोड, पूरे एपिसोड में सिर्फ 3-4 लाइन बोल के चला जाता है। एक इससे भी पहले, पोकेमॉन से भी पहले एक शो था डिजीमॉन करके, तो डिजीमॉन में भी मैंने डबिंग किया है। एक तो रोबोट था, उस रोबोट को, मुझे तो ये प्रॉपर 2011 की बात है, तो 10 साल हो गए इस बात, इसलिए एग्जैक्टली कैरेक्टर नाम याद नहीं है,
क्योंकि हर एक एपिसोड के एंड में आता था, 4-5 लाइन बोलता था और चले जाता था, जो शायद पूरे एपिसोड का क्या स्टोरी था वो बताता था और फिर चले जाता था। ऐसा कुछ एक रोबोट था, उसको कंप्यूटर रोबोट था, उसका मैंने डबिंग किया था, जिसका फेस ही कंप्यूटर जैसा था। ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे। हाँ सर, मुझे समझ गया, मैं समझ गया। उसका फेस पूरा कंप्यूटर का था और वो पूरा ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम पहनता था। आई थिंक यस, आई थिंक शायद। हाँ तो हाँ हाँ, मुझे याद है। वो कोई तो मॉन ही था। अभी डिजिमॉन है, ये भी डिजिमॉन पोकेमॉन भाई भाई। मैं समझ गया। अरे मेरे को याद आ गया, इसका नाम मोनिटा मॉन था। मोनिटा मॉन नाम का ये कैरेक्टर था, मॉनिटर था इसलिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर था, तो वो मैंने शुरू किया, मुझे वो मिल गया तो मैंने वो शुरू किया डबिंग करना। वो करता सेम चीज हर बार की है। मैं बैक टू बैक ऑडिशंस देता गया। कई सारी जगह पे मैं फेल हुआ, कुछ जगह पे मैं सिलेक्ट हुआ और मैं काम करता गया। मैं बस यही देखता था कि मुझे मतलब काम करना है भाई। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये सारी डायलॉग्स बन गए हैं और फेमस हो गए हैं, बहुत ही सच्ची बात है ये। क्योंकि सबसे पहले आपको ग्रो एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने के लिए चाहिए एक्सपीरियंस। तो मैं काम करता गया और मोनिटा मान लो, ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, वो करता गया। माइक को फेस करना मतलब वो भी एक टेक्निक है। ये पूरा टेक्निकल वर्ल्ड की दुनिया में माइक फेसिंग भी एक टेक्निक है। ब्लो जैसे ठप ऐसे ये जो ब्लो वाले शब्द होते हैं वो माइक पे बैंग ऑन ना आ जाए, ये सारी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें। सिंक कैसे करना है डायलॉग्स को, फिर थोड़ा माइंड शार्प रख के हमें अगर लाइन है, डायलॉग छोटा पड़ा है तो उसको कुछ ऐड करना है, वो फटफट अगर हम कर रहे हैं तो ये एक वर्सेटाइल जोन में अपना नाम आते जाता है कि ये फटफट कर रहा है भाई, ये मतलब कहीं अटक नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा इसके साथ कि भाई स्क्रिप्ट में लिखा तो ये है सर, स्क्रिप्ट में सर यही लिखा है, अभी मैं क्या बोलूँ, अभी मैं कैसे करूँ आगे, वो सब नहीं था। तो वो सारी चीजें मैंने नोटिस करता गया मेरी कैरी की, अच्छा यार ये इसको मैं ज्यादा काम करूंगा। तो ये सब तब हुआ जब मैं काम करता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, काम करता गया, करते फिर मैं लंबे काम करने लग गया, अच्छे बड़े कैरेक्टर्स मिलने लग गए। सबसे पहला शो मेरा लीड कैरेक्टर था, डिज्नी का शो था। उसमें एक निंजा था, रैंडी कनिंघम, 9th ग्रेड निंजा। तो ये शो था, इसमें मैंने रैंडी कनिंघम मेन लीड कैरेक्टर मैंने किया था। तो वो निंजा बन जाता था, कभी नॉर्मल इंसान बनता था, लोगों को पता नहीं था, उसके एक दोस्त को ही पता था कि वो निंजा था। तो वो सब फिर पहला शो था मेरा। तो ये शॉर्ट लेकिन बड़े लंबे पैराग्राफ में ऐसे मैंने डाले। काफी मोटिवेशनल लगा, काफी अच्छी बात सर, बहुत सही। मैं यहाँ पे मतलब होता है ना कि अभी यहाँ पे ना कोई रोक टोक नहीं है। मैं यही चीज अगर मैं टाइप करने जाता ना भाई एक घंटा चला जाता ना, मतलब मैं कहीं बैठ के रुक के मैं टाइप कर रहा हूँ। आपकी हालत खराब हो जाती पक्का, बहुत गंदी वाली। इसलिए ये ऐसी चीजों में ना मैं ऐसे टॉक शो में बता सकता हूँ, लंबा बातें बता सकता हूँ, एग्जैक्टली लोगों को समझ में आए ये कर सकता हूँ। और मैंने सोच ही आया था कि आज ये जो टॉक शो है ना, इसमें मैं करता हूँ, इसमें प्रॉपर लोगों को मैं जितना हो सके सही सारी जवाब प्रॉपर ऐसे समझा कर मैं देता हूँ। भले लंबा हो जाए पर लोगों को समझ में आए और लोग मुझसे कनेक्ट हो सके ज्यादा। हाँ ये काफी अच्छा आइडिया था, काफी अच्छा किया आपने। आपकी बातें काफी आई होप सबको समझ में आ चुकी हो। यहाँ पे आप सेम मतलब बातों को बहुत से लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वो चीज पार्ट है। जर्नी भी बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरी है। तो जिस तरह आप शो कर रहे थे, लिटरली मैं इमेजिन करते बैठा था कि आपने कहा इतने फेलियर्स हुए, क्योंकि आपने जहाँ एक्सपेक्टेशन का वर्ड यूज किया ना, तो मैं पूरी तरह कनेक्ट कर पा रहा था स्टोरी से, मैं पूरी तरह कनेक्ट कर। एक और इसमें बात बताना चाहता हूँ कि जब अब लोग मतलब ऐसे कहते हैं कि अरे आपके अंकल हैं, राजेश बाबा हैं, ये है, तो देखने जाए तो ये ना एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, समझ रहे हो आप कि अरे आपके अंकल है ना इस फील्ड में, तो आपको क्या मिल ही जाएगा काम। ये ऐसा लोगों को लगता है। मैंने आप मतलब मानोगे नहीं, लेकिन मैंने कई सारे लोगों को ऐसे जो कहते हैं कि हाँ वो सच में करना चाहते हैं डबिंग। क्या कई लोग ऐसे भी है कह रहे हैं डबिंग में क्या है भाई, डबिंग में क्या है, सब कुछ तो है भाई, सामने टीवी है, तुम्हारे पास स्क्रिप्ट है, तुम्हारे पास सेलफोन है, तुमको जो लोग बोल रहा है उसको ही सीधा दूसरी लैंग्वेज में बोलने का क्या है। उनको बहुत प्यार से मैं बोलता था कि भाई एक काम करना, सिर्फ मैं जहाँ डबिंग कर रहा हूँ आप आ जाओ वहाँ देखने के लिए, आप आ जाओ सिर्फ एक बार देखो तो सही।
आपको करना है ना, पैसे कमाने में बढ़िया, आप आओ फिर करते हैं हम साथ में, देखो आप डबिंग, फिर आपको मैं डबिंग भी करवा देता हूँ, आपको मौका दिलवाते हैं, ऑडिशन में डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। चलो भाई, वैसे कई मतलब मेरे ही फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड है ये वो लोग ने देखा है मुझे काम करते हुए, मैंने वॉइस मॉड्यूलेट किए, तो वो सुन के शॉक हो गए वो। और उसके बाद अब मुझे वो मतलब होता है ना कि प्रैक्टिकल देखा उन लोगों ने काम, उसके बाद मुझे फोन नहीं किया फिर डबिंग नहीं करना उनको तो उनको तब पता चला कि कितना डिफिकल्ट काम भी है ये डबिंग, बहुत इजी नहीं है ये। तो तब उनको पता चला जब उन्होंने सामने से देखा। तो एक होता है उन लोगों को ऐसे भी कई सारी ऐसी मेंटालिटी है कि भाई क्या है डबिंग, क्या है कुछ नहीं। तो ये अगर चाचा की बात करें तो कई बार मैंने, अगर मेरे चाचा ने कहीं मुझे भेजा है डबिंग के ऑडिशन के लिए, तो तभी मेरे पास था नहीं, कुछ व्हीकल नहीं था, मैं बस में ट्रैवल करता था, नॉर्मल गवर्नमेंट बस में घूम रहे थे, सब करते हैं बढ़िया, मैं भी कर रहा था। तो मैं लिटरली, मुझे याद है बस का इसके लिए मैंने बोला क्योंकि मैंने बस पकड़ा और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो होता है ना कि हमने ऑडिशन दे दिया है, अपना 100% दे दिया, मेरे अंकल ने भेजा था, मैंने ऑडिशन दे दिया, 100% दे दिया, लेकिन फिर शायद वो तभी इतना परफॉर्मेंस वाइज इतना तगड़ा नहीं था जैसा डायरेक्टर को चाहिए था मे बी, या तो वो मुझे कहीं कहीं पता चल गया हल्का सा, अरे ये मुझे नहीं लग रहा है, तो वो वाली फीलिंग आ चुकी थी। और मैंने सर ऐसा होता है होता है, सही बात। जब मैं बस में बैठा, मैं वेट कर रहा था बस आ जाए, बस में मैं बैठा और फिर मैंने एक सॉरी नोट भेजा मेरे अंकल, क्योंकि मुझे पता चल गया था, मुझे इंट्यूशन मिल गया था कि भाई ये नहीं होने वाला है, शायद मेरे को नहीं होने वाला है, इतने मतलब चाचा ने भेजा है मुझे, और वो सब थॉट्स मुझे परेशान करने लग गए, अरे कैसा लगेगा उनको, कैसा लगेगा, कोई अगर फिर वो स्टूडियो में जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे केतन आया था, ऐसा हुआ। पर वो सारे थॉट्स ने मुझे परेशान, मैंने सॉरी का नोट लिखा था मेरे अंकल को कि आई एम सॉरी टू लेट यू डाउन, ये वो सब मैं इमोशनल हो गया था तभी। तो काइंड ऑफ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, नो डाउट। मैं जो भी डबिंग कर रहा हूँ, जितने भी कैरेक्टर्स मैं प्ले करूंगा वो मेरे नाम पे लगते हैं, तो ऑब्वियस बात है जितना मेहनत मैं जाके बोल रहा हूँ, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये सब जानते हैं। मतलब सर, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब जब आपके पूरे मतलब आप पहचान थी, तो आपने मतलब ऐसा वो टाइम पीरियड में आप डिप्रेशन में थी कि आपकी पहचान जो है वो नीचे ना गिर जाए, डाउन ना हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्री में मतलब राजेश बाबा सर एंड आपके जो भी है वो सब जानते हैं और इंडस्ट्री को पहले से संभालते हुए आए है ना। और जब आपने डबिंग पीरियड में जब स्टार्टिंग करी थी, जब आपने ऑडिशन दिया था, तो इस तरह से आपको ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि मैं इधर मिस हो गया है मेरे से, तो इस वजह से प्लीज मुझे माफ करना, या ऐसा मतलब समथिंग ना, ये मेरे साथ भी हुआ है। जिम्मेवारी हो जाती है ना कि हाँ भाई, मतलब मेरे खानदान में ये चीज़ है और अगर मैं आगे कर रहा हूँ तो उस चीज़ को मुझे कंटिन्यू रखनी है, उस लेगेसी को मुझे कंटिन्यू रखना है, वो चीज़ है कि हाँ ऑब्वियसली वो क्योंकि मैंने जब डबिंग शुरुआत की वो तो 1999 2000 तब से डबिंग कर रहे हैं, मैं तो 95 में जन्म लिया अभी मैंने, और मैं बीच में कर रहा हूँ, 2008 में थोड़ा कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, तो उनका नाम पहले से है, तो मुझे उस नाम का भी इज्जत रखते हुए मुझे अपनी 100, वो तो यार 99 2000 से डबिंग कर रहे हैं बराबर, तो उनका जो नाम है वो अगर मुझे कहीं भेज रहे हैं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है वो मुझे भेज रहे हैं, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डिस्कॉर्ड हिला दिया भाई तो मैं कह रहा था कि हाँ, तो वही बात ही घूम फिर के कि हम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, मतलब कई बार उन्होंने भेजा था, कई बार कभी सेलेक्ट भी हो चुके हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, पर एक बार मैंने ऐसा हुआ था, मुझे याद है कि नहीं हो पाया था, मुझे लग गया था कि नहीं हो पाएगा, और फिर वैसा भी हुआ था कि भाई मैंने उनको सॉरी नोट भेजा था, सॉरी टू लेट यू डाउन, पर नेक्स्ट टाइम मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, 100% दूंगा, और ये वो वैसे किस मैंने लिख के भेजा था मुझे याद है। तो ये ऐसा है कि मुझे अपना तो करना ही है बराबर है, क्योंकि मैं जो भी डब करूंगा वो मेरे नाम पे लगेगा, मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं रोज सीखता हूँ, मैं हमेशा कह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है बराबर अभी? यस क्लियर है, आप बोलिए। करेक्ट। तो मैं ये बात अभी जो भी सुन रहा हूँ उन सबको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम आर्टिस्ट ऐसे है ना कि आर्टिस्ट का ना एक बार स्टार्ट है, उसके बाद एंड नहीं है,
आर्टिस्ट एक बार आपने बनना शुरू कर दिया ना, तो आप हर रोज बनते हैं आर्टिस्ट। मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता मैं आर्टिस्ट बन गया भाई, हो गया, मैं डबिंग कर लिया, मैंने सीख लिया डबिंग, आर्टिस्ट बन गया, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि हर रोज हमारे लिए मतलब एक चैलेंज है। हम रोज अलग अलग कुछ डबिंग करने जा रहे हैं, अलग अलग एपिसोड, अलग अलग स्टोरी, अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कौन सा कैरेक्टर होगा वो, एग्जैक्टली हम क्या, हमें जाके डबिंग क्या करनी है हमें नहीं पता है, डायलॉग कौन से बोलने हैं, कैसे परफॉर्म करना है, वो हम वीडियो देखते हैं तभी हम करते हैं। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट बन गया हूँ, हम रोज आर्टिस्ट बनते हैं, रोज ग्रो होते हैं, रोज सर कुछ सर ना कुछ मेरा नया एक सीखते क्वेश्चन हैं। है क्या? कि मतलब आप को कोई मतलब आप डबिंग के लिए कोई कैरेक्टर या सीरीज के लिए डब करने जाते हो, मतलब आप पहले से एक तरह से होमवर्क करके ले लेते हो कि मतलब एक बार देख लेते हो कि वो इंग्लिश डब या जो भी डबिंग में हुई है तो उसका कॉन्सेप्ट वो कैरेक्टर पे किस तरह बैठता है, कौन सी वॉइस बैठती है, ऐसा कभी आपने कुछ किया है? आप लोगों को ये बात सुन के एकदम शॉक लगेगा कि हमको पता भी नहीं होता कौन से शो के लिए ऑडिशन हो रहा है। हम जब हमें बोलता है कि अरे केतन आ जाना, क्योंकि अभी एक ऐसा हो गया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लोग, सब डायरेक्टर्स को, सब प्रोडक्शन हाउसेस को हमारा वॉइस एज पता है, हम क्या, कैसे, कौन सा आवाज में और कैसी आवाज में भी हम परफॉर्म कर लेंगे वो भी पता है हमको। तो वो उस हिसाब से हमें ऑडिशन के लिए अभी बुलाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता, हमें कहते हैं एक ऑडिशन आके कर देना भाई, मैं ठीक है चलिए आता हूँ। तो हमें पता ही नहीं है कौन सा शो है, क्या है क्या नहीं। हम स्टूडियो पहुंचते हैं, हम देख रहे हैं मतलब कौन सा क्या है, तब जाके स्टूडियो पहुंच के पूछते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं, वीडियो दिखाने के बाद वो हमें बोलते हैं कि ये वाला कैरेक्टर आपका है, तब जाके हम उस कैरेक्टर को देखते हैं और हम तभी के तभी एक आवाज अपने हिसाब से दे देते हैं, या तो फिर हमें डायरेक्टर या तो चैनल से भी वो होता है कि डिस्क्रिप्शन मिलता है कि इस कैरेक्टर को वॉइस ऐसी रखनी है, थोड़ी सी, मतलब समझो वो कैरेक्टर थोड़ा सा थिन है और उसका मतलब थोड़ा सा नेजल साउंड है तो उसको नेजल रखना है, तो वो ऐसे ऐसे हमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है, तो हम वैसे रखते हैं आवाज। और मतलब जैसे कि ये नॉर्मल वॉइस है तो हाँ मैं तो एकदम ऐसी आवाज रख दूंगा उसके लिए, क्योंकि ओके हमें स्टूडियो में जाके पता चलता है कौन सा कैरेक्टर कैसा दिखता है, कैसा है, वो वीडियो में दिखा देंगे, या फिर चैनल डिस्क्रिप्शन भेजता है कि इसका थोड़ा सा थिन रखना है, फनी कैरेक्टर है, थिन रखना है, नेजल साउंड रखना है, तो हम नेजल रख देंगे कि मेरा नाम केतन है, मैंने नाक में से बोलता हूँ क्योंकि सर्दी हो जाती है मुझे, ऐसा कुछ मैं कर लेता हूँ, तो वो उनको पसंद आता है। तो अगर पसंद आया तो ठीक है, डायरेक्टर बोलता है कुछ और आवाज सुनाओ यार, कुछ अलग निकालो, तो वो हम हमारे पिटारे में से कुछ अलग आवाज निकालते हैं जो उसके कैरेक्टर को, उस वीडियो के, उस इमेज को, उस के कैरेक्टर को सूट करनी चाहिए। बस मेन हमारा वही होता है, क्योंकि एट इंग्लिश आवाज सुनाई नहीं देने वाली है, हमें जितना भी जो भी है हमें जस्टिस करना है विद आवर वॉइस, और वीडियो पे वो बैठनी चाहिए, तो उस कैरेक्टर पे वो बैठनी चाहिए, तो ऐसे वर्क होता है, तो हम ऐसे देते हैं अपनी आवाज। नाइस सर, काफी अच्छा बताया सर फिर आपने। वो आवाज तो आप देते ही है राइट, तो उसे मेंटेन कैसा करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोग जो कहते हैं, मैं ये डालता हूँ इस बुक में, मतलब मेरे ऐसा होता है ना, लोगों को मैं कई बार समझाता हूँ डबिंग और उसमें, तो ये जो वॉइस मेंटेन करने वाले चैप्टर को मैं डालता हूँ वॉइस मॉड्यूलेशन ग्रुप में ही, कि अगर आप वॉइस मॉड्यूलेट कर लेते हो या करते हो, कुछ भी है, तो सिर्फ एक बार बोल के उसको मेंटेन करके उसको लंबे तक चला सकते, क्योंकि कई सारी ऐसे डिफिकल्ट वॉइस होती है, जैसे कि मेरी नॉर्मल वॉइस तो यही है, अगर मैं कुछ एकदम एक्सट्रीम कर रहा हूँ, जैसे मेरा नाम केतन है और मैं एक बहुत हाँ, एकदम ऐसी टाइप की कुछ जो ग्राफी है, गले को घिस रही है कंटिन्यूस, ये है, या फिर इसमें एक कैटेगरी पैरट का भी आ जाता है कि अगर हम कर्कश वाली मेरा नाम केतन है ये करता हूँ, तो ये काफी छिलता है गारे से, तो हमारे बॉडी के अंदर ही, हमारे गले में हम थोड़ी एक वॉल बना लेते हैं कि भाई इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो आवाज बैठ सकती है, गला छिल सकता है, क्योंकि कल भी काम करना है तो हमें थोड़ा संभल के करना होगा, तो एक वॉल बना लेते हैं कि बस भाई इतना करना है, इतना कर, तो वो करते करते प्रैक्टिस हो जाती है, इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, तो मेंटेन ऐसे करना वही है, प्रैक्टिस है भाई इसका आंसर, प्रैक्टिस असल में मैं जरूरी है। थोड़ा मॉड्यूलेशन करता हूँ, तो मुझे जब रिकॉर्डिंग करते वक्त ना बहुत तो बीच में तकलीफ हो जाती है, दिन टेक लेना पड़ता है,
आई Yes, थिंक yes, डबिंग yes. में तो ऐसा रहता ही होगा। हाँ यार, बिल्कुल ऐसा होता है कि सेम आवाज, जैसे कि अभी रिसेंट मैंने बेबलेट किया था, तो रंजीरो का वॉइस थोड़ा सा ऐसे कर्कश वाला है। और हाँ मैं ये और आप करूंगा, है जी ना? जी ये आपने मतलब हाँ वो आपके ऊपर एकदम परफेक्ट बैठ रहा था। आपने मतलब जो जिस तरह से स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने रंजीरो को वॉइस दी ना, वो लिटरली एकदम परफेक्ट बैठती थी, एंटरटेनिंग थी। याद है मैं आपको डीएम पे मैसेज करते रहता कि सर आपने क्या यस मस्त काम किया। यस यस, बिल्कुल। तो इसका भी ऐसा ही है कि मैंने उसका जो लीड कैरेक्टर है उसके लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था डिज्नी के लिए, और फिर साथ में इसके लिए भी मैंने दिया था। तो अभी वैसे होता है कि कई सारे एक कैरेक्टर को, ये भी एक बात है, अगर किसी को पता नहीं तो एक कैरेक्टर के लिए एक ऑडिशन नहीं जाएगी भाई, एक कैरेक्टर के लिए 3-4 लोग ऑडिशन देंगे। और मैंने हीरो का भी दिया था और रंजीरो का भी दिया था, तो उसमें मेरा रंजीरो डिज्नी से सिलेक्ट होके आया, फिर मैंने रंजीरो डब किया। तो ऐसा और जहाँ तक सर आपको लगता नहीं है कि मतलब आपने बेब्लेड में लेजेंड कैरेक्टर जैसे कि काय, फ्री, आप फ्री तो आप फ्री जानते पॉपुलर है। बहुत ही एटीट्यूड उसमें, और मतलब होता है ना कि मैं वो करते करते मुझे काय याद आता था, क्योंकि मैंने काय के बाद बाकी भी काफी, मैंने डायगो और एक कोई तो सीजन उसमें डायगो टोकू का भी किया है मैंने एक सीजन में, जिसमें जब मैं डायगो मैंने गुजराती कैरेक्टर दिया है उसको, वो भी डायरेक्टर का एक टेक था कि थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज का टाइप का कुछ करना है, तो वहां पे डायगो को गुजराती टोन रखा हुआ था, तो वहां पे मैंने टोको भी किया था। तो उसके बाद कई टाइम बाद मैंने फ्री किया था, तो फ्री मैं जब कर रहा था तब मुझे काय याद नहीं था, जो एटीट्यूड के तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई मेरे सामने टिक पाएगा तो मैं उससे दोस्ती करूंगा, नहीं तो अगर कोई कमजोर प्लेयर मेरे सामने आएगा मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। ये जो कैरेक्टर एटीट्यूड रहता है, जो उसके एकदम ब्लैंक फेस पे चिपक जाता है सेलो टेप मार के, उसमें मजा आता है। हाँ सर मेरा एक और एक क्वेश्चन था कि मुझे मुझे भी बहुत से लोग ऐसे डीएम करते थे कि शुरुआत में आपने जब काय को वॉइस दी थी तो उसमें वो अपन वाला कैरेक्टर पर बहुत से लोग एग्री नहीं हो पा रहे थे कि मतलब इसमें, क्योंकि वो 2000 वाली सीरीज थी जिसमें काय एकदम स्लो काम, और इसमें जब आपने डब किया था उसमें अपन आ गया था, तो जैसे कि बहुत पसंद नहीं आई थी वो अपन वाली चीज। डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली। देखो कैसा होता है कि कोई भी काम है, मतलब कोई भी चीज है, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक है यस, एक है नो, बराबर है। तो उसमें ऐसा भी हुआ था, कई सारे लोगों को नहीं पसंद आया था क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो पहले देखा था वो ऐसा कुछ अलग था, ये क्या कर दिया अचानक से। तो मुझे कह रहे थे अरे ये तुमने क्या कर दिया, तो ये मेरा टेक नहीं होता है, ये टेक ऊपर से आता है, डिज्नी से आता है और डायरेक्टर से आता है, उनका ये टेक था। पर देखो ना कितना अच्छा ये बन गया फिर, मतलब उस कैरेक्टर के लिए मैं जब कर रहा था तब मुझे खुद को थोड़ा सा अलग लग रहा था, अजीब या बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन अलग मुंबई का लैंग्वेज कर रहे हैं, अपन को फर्क नहीं पड़ता तुमको क्या चाहिए, अपन काय है काय, लगी कुछ तो ये एकदम चीज cute भी बनता है। हाँ ये चीज भी डिस्टर्ब करती होगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बेबलेट तो देखा ही था आपने। मैंने ये पूरा देखा था, और उसमें पुराना वाला जो था ना, उसमें रे कैरेक्टर था, वो मेरे अंकल ने किया था, राजू चाचा। रे का वॉइस तभी जब बचपन में मैं देखता था, 2000 में जो आते थे वो टाइम से पहले जो आए थे, तब मेरा रूटीन में मैं देखता था ये, और मैं देख के मैं खुश हो गया, क्योंकि यार मैंने जो देखा है उसी में एक कैरेक्टर डब करने मिल जाए, ऊपर से काय हो तो फिर क्या ही है भाई, और क्या चाहिए। तो मैं बोला भाई ये बेस्ट हो गया, मेरे को मजा ही आ गया था, मैं खुश हो गया था बहुत। और आपके नसीब में ये के फॉर केतन, के फॉर काय। देखो ना भाई, मेरे पापा का नाम कमलेश है, तो मेरे लाइफ में के है ना, के केतन कमलेश कावा, 3 के है भाई, काय तो आना ही था। तो आयरॉनिक, आपके नाम में भी के और आपके रोल का नाम भी के, अच्छा लगा सुन, बहुत सही है, बहुत बहुत एक ही राशि के निकले हम। हाँ एक ही राशि है, सही कहा, वही एग्जैक्टली। ओके सो आई गेस अभी हमको ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। सो शुरू हो जाओ, बताओ कौन आ रहा है ऊपर। जिनको क्वेश्चन पूछने हैं केतन कावा सर से,
मुझे तो टैग वहाँ करो, पे इवेंट चैट में मुझे टैग करो, अपना क्वेश्चन पूछो। ओके, हाँ, और क्वेश्चन हैंड रेज शुरू हो का गए। भी ऑप्शन है, हैंड रेज का। हम्म, आप अगर बात करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। तब तक मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे साइड से। ओके सर, आपसे पहला क्वेश्चन आया है अंकिता की तरफ से कि मेरा ये क्वेश्चन है कि ड्रॉन्जर एंड ब्लैक ड्रॉन्जर दोनों ही पावरफुल थे, लेकिन काई ने ब्लैक ड्रॉन्जर को ही क्यों चूज किया? क्योंकि काय काय ड्रॉन्जर ऐसा है कि ड्रॉन्जर स्पेसिफिक मैचेस के लिए उनको पसंद है काय को, बराबर है। और ये काय को पूछना चाहिए तो अपन काय को बुलाना पड़ता है। ये केतन जवाब नहीं दे सकता है ये काय के आंसर को, तो मैंने काय को बुला लिया है। तो अपन काय के अंदाज में जवाब देगा। आप दीजिए। हेलो काय, काय सर को वो करो। हेलो, एक सेकंड, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, मेरी आवाज आ रही? अच्छा, हाँ, अभी मैं अभी कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद सबको इंटरैक्ट करवाना मैं शुरू करवा रहा हूँ। हाँ, मैंने काफी वही लोग सोचा था क्वेश्चन, कि हाँ, लोगों को हैंड रेज करना था ना, लेकिन यहाँ पे आती जाती। देख रहा हूँ वही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो हेलो काय सर। केतन सर तो चले गए, अब काय आ चुके हैं यहाँ पे। काय आते डिस्कॉर्ड हिला दिया, क्या बात है। यस बिल्कुल, आपने वही किया है। जलवा दिया। मजा आ गया काय से बात करके। काय प्लीज क्वेश्चन का जवाब तो दीजिए। जी जी बिल्कुल। तो काय ये कहेगा कि ड्रॉन्जर अलग है, ब्लैक ड्रॉन्जर अलग है, जिसकी जब जब जरूरत पड़ेगी मैं अपने ड्रॉन्जर का रूप बदल कर उसका यूज करूंगा। काय ऐसा कुछ जवाब देता है हमेशा मेरे को, ऐसे मेरे अंदर काय आ जाता है, फिर अचानक काय को सवाल पूछते हैं तो बिल्कुल वही। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है हिमांशु भाई की तरफ से, जिसने पूछा व्हाट वाज योर मोटिव टू जॉइन बेब्लेड डबिंग? ऐसा क्या मोटिव था आपका बेब्लेड की डबिंग में आने का? मोटिव नहीं भाई, हम आर्टिस्ट है, बराबर है। हम आर्टिस्ट है, हम बेब्लेड भी करते हैं, हम पोकेमॉन भी करते हैं। हम पोकेबॉल से पोकेमॉन को निकाल के पोकेमॉन को भी बोलते हैं ये कर वो कर। हम बेब्लेड को निकाल के बेब्लेड को भी बोलते हैं ये कर वो कर। हर इच्छाएं रह जाती है, हम बोलते नहीं है सबको। अभी मेरी इच्छा ये तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे हम जैसे नहीं डालते ऑब्वियसली के मुझे यार बेब्लेड डबिंग करना है यार, ये तो मैं डालूंगा नहीं इंस्टाग्राम पे, ये मेरे मन की इच्छा है। तो मुझे इच्छा थी ही, मुझे ऐसा कुछ काम करना है। मुझे तो ड्रैगन बॉल जी में भी डबिंग करना था। अच्छा, मुझे, हाँ, ये मतलब मेरी इच्छा थी कि मैंने जो शोज देखे हैं और मुझे जो शोज बहुत पसंद आए हैं, मैं उसका एक पार्ट बन सकता। तो ये मैंने फिर किया, मैंने भगवान को इतना बोला, भगवान बोलते ले तथास्तु, लेके जा ले। तथास्तु, सीधा तथास्तु लो। तो उन्होंने मुझे फिर ये एक बार ऐसे हुए, बेब्लेड का ऑडिशन हो रहे थे, तो ये सेम टेक्निक में सेम वापस वही हुआ। हमें कॉल आया कि ऑडिशन हो रहे हैं इस चीज पे, तो आकर ऑडिशन दे दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे न्यू वर्ल्ड फॉर पोकेमॉन गेमिंग से। सर का फेवरेट डबिंग कलेक्टर कौन सा है? कैरेक्टर सॉरी, डबिंग कैरेक्टर। यार तुम ये ऐसे स्पेशल एपिसोड जो रखा हुआ है काय साइलेंट के लिए, साइलेंट तो अभी भी जी रहा हूँ यार, मैं अभी भी कर रहा हूँ साइलेंट का 15 सीजन। तो सर एक काम कीजिए, साइलेंट बन के बात कीजिए आप। हाय, मैं साइलेंट आ गया हूँ। ऐश को सुसु लगी थी, ऐश चला गया सुसु करने, तो मैं आ गया भाग के। बिल्कुल, उसका वो चला गया, अभी हमारे साथ साइलेंट बैठा और साइलेंट ही अब बात करेगा हमारे साथ। बिल्कुल साइलेंट आ गया है अभी। तो बोली की तरफ से क्वेश्चन है आपके लिए कि एक वॉइस एक्टर कितना कमा पाता है, कितना अर्न कर सकता है? ओह माय गॉड, तो अभी इसके लिए मुझे सीए कॉनोसोर बनना पड़ेगा। बन जाइए सीए कॉनोसोर। सीए बन गया हूं मैं, सीए का कॉनोसोर बन के मैं बताऊंगा कि पैसों के लिए कौन काम करता है यार। अभी डबिंग में काय करने जाएगा तो मैं डबिंग का पैसा बोलूंगा, मेरे को इतना पैसा दो, नहीं तो मैं नहीं करेगा। तू नहीं करेगा भाई, काय है क्यों नहीं करेगा? कई जगह पे पैसा देखना पड़ता है, कई जगह पे पैसा नहीं देखते हैं, तो डिसेंट अमाउंट सा तो मिल ही जाता है। अब मैं क्या ही बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्टन जैक स्पैरो की तरफ से। भाई मेरा क्वेश्चन है कि केतन कावा सर काफी ज्यादा फ्रेंडली है, बट काय इज अ वेरी रूड कैरेक्टर, बट हाउ यू फील व्हेन यू गिव द वॉइस ऑफ अ कैरेक्टर whose nature is opposite to your nature? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है।
ये सेम बेहतरीन। क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, राइट। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने यार। अबे हाँ भाई, नाम ले लो उस बंदे का, कैप्टन जैक स्पैरो ने पूछा आपको। कैप्टन जैक स्पैरो, आई लव यू मेरे भाई, क्या सवाल पूछे तूने, मजे ही आ गए। तो ये ना ऐसा होता है कि मैं हूँ केतन कावा, लेकिन मैं ही काय हूँ, मैं ही साइलेंट हूँ, मैं ही फ्री भी हूँ, और कई सारे कैरेक्टर्स, बराबर है। तो जब मैं कोई स्पेसिफिक शो का डबिंग करने जा रहा हूँ, ये मैं, मुझे पता है मेंटली, तो मैं धीरे धीरे करके मतलब होते ही रहता है कि अरे हाँ मैं काय का डबिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है काय का कैरेक्टर क्या है, तो मेरे दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहता है कि हाँ मैं काय करूँगा। फिर जब मैं स्टूडियो पहुँचता हूँ, जैसे ही सामने वीडियो चल रहा है और जैसे स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में डायलॉग है, ये है, मैं फोन वोन सब साइड में रख दिया है, मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ जो भी है, एक जगह पे स्टूडियो में हूँ, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक दो सीन दिखा दो काय के, तो मैं एक बार उसको देखता हूँ, मैं वापस अपनी मैंने जो इमेज बना कर रखी है एक काय की, तो वो उसको मैं याद कर लेता हूँ ताकि मैं उस कैरेक्टर में घुस जाऊँ। एक स्टाइल है, तो उसको मैं स्टूडियो जाकर ही करता हूँ, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब मैं काय के कैरेक्टर में हूँ तो फिर वैसा हो जाता हूँ मैं कह रही भाई, पर मतलब मेरी चीज है मेरी कि अंदर का केतन तो निकल ही जाएगा ना बाहर, तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, देख दे रहा हूँ, तभी मैं काय में होना चाहिए स्टूडियो में भी। हाँ, ये हमारे तो बहुत साथ जो होनी भी चाहिए। डायरेक्टर है, साथ में इंजीनियर्स होते हैं, उन सबके साथ फ्रेंड्स जैसे हैं, तो हमारी मजाक मस्ती हमारा चलते रहता है, तो दोस्ती यारी हमारा वो जोन चलते रहता है। लेकिन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तभी कुछ इधर का उधर नहीं, तभी जो है वो कैरेक्टर है, वो जो है वो कैरेक्टर है। करेक्ट जो है कैरेक्टर है। एट द एंड तो केतन कावा हूँ, पर डिफिकल्ट होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि ये तो काय तो है ही, एक और तगड़ा कैरेक्टर है जो कि ये ऐसा हो चुका था कि मतलब होता ना, मैं वाइकिंग्स नाम का शो है, हाँ मैं देखा था उसमें आपका। यस, वाइकिंग्स में मैं आइवर होता हूँ, और वो आइवर इतना तगड़ा कैरेक्टर है, इतना मतलब वो बहुत ही मतलब होता है ना डार्क कैरेक्टर है, वो चिल्लाता है ना, शायद चिल्लाता है, विलन भी है, और बहुत डार्क कैरेक्टर है, मतलब बेरहम काइंड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स जोन वाला शो है, बहुत ही बेहतरीन। तो वो मैं फुल कैरेक्टर में अगर घुस जाता हूँ परफॉर्म करते वक्त, तब मेरे से मैं खुद मतलब कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मतलब होता है, तो उसमें सिर्फ एक सेटअप नहीं होता, 2-3 अलग अलग सेटअप है, तो मैं रब कर रहा हूँ। और अगर समझो कि वो स्टूडियो में 2 रूम होते हैं, बराबर से कोई पता होगा कि एक डबिंग रूम, एक मिक्सिंग रूम है जहाँ पे डायरेक्टर बैठते हैं, तो अगर उस डायरेक्टर रूम में भी कोई आकर कुछ बातचीत कर रहा है अचानक से, और मैं जब डबिंग कर रहा हूँ, टेक चल रही है, वो कुछ हो रहा है, तो मैं मतलब इरिटेट हो जाता था, अरे भाई मैं डबिंग कर रहा हूँ, टेक दे रहा हूँ, ऐसा मतलब वो कैरेक्टर इतना हावी हो जाता था फॉर सम टाइम। वो आपका फ्लो भी हट जाता था ना, फिर वो फ्लो भी तो कट जाता है, क्योंकि आपका ध्यान भटक चुका है, तो फ्लो भी कट जाता है उसके साथ। यस, तो वो कैरेक्टर में ऐसा हुआ था, मुझे याद है। तो ऐसा होता है, पर ये एक आदत सी बना रखी है हमने, हम अभी एज एन एक्टर, एज एन वॉइस आर्टिस्ट, हम मतलब चुटकियों में कैरेक्टर में घुस जाते हैं, चुटकियों में कैरेक्टर से निकल जाते हैं, तो वो हमें करना सीखना ही पड़ता है, हम बैगेजेस लेकर नहीं जा सकते। मतलब सोचो अगर कोई फिल्म कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कुछ हो जाता है, जैसे कोई अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है, तो वैसा कोई परफॉर्म करते हैं हम सीन, फुल सैड वाला सीन है, रो रहे हैं जोर जोर से, तो हम वही, तो हमको वो वहीं पे भी छोड़ देना पड़ता है, तो हमको वो आदत हो जाती है, हम आदत गिरा देते हैं कि एक टाइम के बाद उस चीज को वहीं पे छोड़ देते हैं, हाँ ये कैरेक्टर का ऐसा हुआ था, इसको इधर अलविदा, और फिर कैरेक्टर से निकल जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। सर अगला क्वेश्चन है, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा शॉर्ट में देती जाइए, काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग भाई की तरफ से, सर आपने क्या अप्स एंड डाउन फेस करे अपनी जर्नी में, कुछ एक चीज बता दो, बट शॉर्ट में बताना। ओके, तो काफी सारे अप्स एंड डाउन हैं यार, मतलब तो एक बता दो उसमें से। यस, तो मेनली तो यही है कि मैंने सोच रखा था, मैंने ऑडिशंस दे दिए हैं, और ऑलमोस्ट लग रहा है अप्रूव हो गया है, और बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा नाम है शो का, और बहुत बड़ा कैरेक्टर, ऑलमोस्ट मतलब लीड ही कैरेक्टर है, तो एकदम दिल से हम मतलब घुस जाते हैं उस शो में, हो जाता है पूरा सब सेट हो जाता है, मैं हो गया हूँ ऑलमोस्ट, अप्रूव हो गया, सब हो गया, शुरू होने वाला है,
लेकिन एट दी एंड फिर कुछ चैनल थे या फिर कुछ ऐसे कुछ भी अनफॉर्चुनेटली मेरे नसीब में नहीं लिखा होता, तो वो हो जाता है खत्म। मतलब होता है कि एक फिल्म किया था मैंने, तो उसका ट्रेलर तक कर दिया था मैंने। ओहो। ट्रेलर मेरे नाम पे है, मैंने डब कर दिया था, ट्रेलर हो गया है। उसके बाद चैनल ने मतलब मेरी वॉइस को थोड़ी सी हो गया था, अनफॉर्चुनेटली मेरे नसीब नहीं होगा कि वो उनको थोड़ी सी यंग लगी या फिर ऐसा कुछ हुआ था, या तो मेरी याद नहीं मुझे, शायद मुझे कुछ शादी हो गई होगी, ऐसा कुछ हो गया था, बहुत सालों पहले की बात। तो तब नहीं हो पाया मुझसे वो काम। बहुत बड़ा फिल्म था, बहुत बड़ा थिएटर रिलीज फिल्म था, तो ये ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे अप्स एंड डाउन है, लेकिन एट दी एंड पॉजिटिव रहना जरूरी है। तो हम पॉजिटिव रह लेते, सोचते नसीब में हो मिलेगा, हाथ से चला जाएगा, लेकिन नसीब से नहीं जाएगा भाई, घूम के आ जाएगा। वही वो आ जाएगा। क्वेश्चन था आपसे कि मतलब आपने कभी आपके फ्रेंड को कोई कैरेक्टर लिया है और वो कैरेक्टर आपको चाहिए था, तो आप में तो ऐसा है ना भाई कि डिपेंड करता है कौन सा वॉइस टेक्सचर चाहिए सामने वाले को। अब कई सारे हमारे एज ग्रुप में बहुत ज्यादा वॉइस आर्टिस्ट, मतलब बहुत कम वॉइस आर्टिस्ट हैं एज ग्रुप मेरी एज ग्रुप के। तो हम ऑलमोस्ट सभी ऑडिशंस में हम एक दूसरे, मतलब हर एक होता ही है कि उसने भी ऑडिशन दिया, मैंने भी दिया, कहीं जगह पे उसका हो जाता है, कहीं जगह पे मेरा हो जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि हम सब आर्टिस्ट है और हम सब तगड़े आर्टिस्ट है, काम बढ़िया करेंगे ही करेंगे, मतलब अपना 100% देंगे उसको पूरा करने के लिए। लेकिन फिर एट दी एंड वो नसीब का बात है और वो चैनल को जो पसंद आता है वही होता है, तो उसमें इतना बुरा नहीं लगाते। हम बोलते हैं चलो अच्छा हो गया तुमने कर लिया, कोई नहीं, ऐसा कैरेक्टर एक और आएगा हम भी फाड़ देंगे। आपको अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या सर, अगर डबिंग नहीं करते हैं तो आप क्या होते हैं? ये क्वेश्चन एल्जा फोर्टे की तरफ से। एल्जा फोर्टे, मैं अगर डबिंग नहीं कर रहा होता तो मैं 100% म्यूजिकल जोन में ही होता कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की है। मैंने सिंगिंग के क्लासेस मैंने ज्वाइन किए थे, 1 2 3 बार ज्वाइन किए थे मैंने, और उसमें पंगा ये हो गया था कि फर्स्ट जो टीचर थे वो थोड़े से दूर रहते थे, तो ट्रैवलिंग का इशू हो जाता था, पढ़ाई के साथ में सब सेट नहीं होता था। दूसरी एक हमारी गुरु थी, तो वो ऐसा हुआ कि उनकी शादी हो गई, तो वो चली गई। तो उसके बाद फिर डबिंग आ गया, पढ़ाई आ गई, सब चीज एक साथ मैनेज नहीं हो पाया। आई थिंक अगर डबिंग नहीं होता तो मैं मे बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता कोई, या तो फिर मैं सिंगिंग करता, जैसे कि आप लोग मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी देखते मैं गाते रहता हूं। अगला क्वेश्चन है भाव्य भाई की तरफ से, जो पूछ रहे हैं व्हाट वाज द फनीएस्ट और लेम थिंग इन योर लाइफ? फनीएस्ट लेम थिंग इन माय लाइफ, ऐसा कोई, मतलब अभी मैं ही हंसी मजाक जोक करते रहता हूँ, मैं खुद के लाइफ पे भी आते जोक हंसते देते हैं, हम खुद ही हंस देते हैं, गिर जाते हैं हंस देते, खुद को होता है ना वो ऐसा हम खुद ही होते हैं। फनीएस्ट थिंग में अगर सोचे तो लेम थिंग और फनीएस्ट थिंग अलग अलग होता है यार, मतलब तो एक बता दो, कोई एक बता। छोटा था, बहुत छोटा था, तो ऐसा हो गया था, क्या पता नहीं किस के लिए फनी होगा। हम लोग, मैं और मेरी फूई का बेटा खेल रहे थे पिलो फाइट। बचपन में पिलो फाइट नहीं खेला तो क्या किया था, पिलो फाइट खेल रहे थे। तो खेल में अभी को लेम भी कह सकते कि अरे क्या हो गया, मतलब हम डरा रहे थे एक दूसरे को। पर एक बार ऐसा हो गया कि मैं बचने जा रहा हूँ, मैंने मेरा फेस नीचे किया हुआ है और उसने डराते डराते मेरे को दे दिया सिर पे, फट करके पिलो दे दिया और मेरा मुंह नीचे मतलब जमीन पे टच हो गया था, और बहुत छोटा था मैं तभी, तो मेरा हाफ टीथ टूट गया था इस और मैंने मेरे तभी मेरे चाचा राजू चाचा राजेश का वो साथ में थे, हम सेम ही रूम में थे। मैंने उनको मतलब आधा दांत टूट गया और मैं उनको कह रहा हूँ काका मेरा आधा दांत टूट गया। तो चाचा पहले कुछ कंसर्न दिखाए बिना पहले तो हंस दिए थोड़ा सा, तो वो अभी बड़ी चीज है मेरे लिए। तो पूरा दांत नहीं टूट रहा, आधा दांत टूटा है, आधा टूटा है। तो ये बड़ी चीज है यार। फिर हो गया, बहुत छोटा था तब वो, फिर दूसरा दांत वो होता कहते हैं मिल्क टीथ था, तो निकल लिया, बड़ा गया। अगला क्वेश्चन है रैम्बो भाई की तरफ से, वो पूछ रहे हैं कि आपकी शादी हुई है कि नहीं? नहीं मेरे भाई रैम्बो, मेरे भाई मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। मैं अभी कहाँ यार, जवान हूँ मैं, 25 इयर्स का हूँ, कहाँ शादी करके मैं ऐसे कर लूंगा सेटल मेरे भाई। मनीष भाई पूछ रहा है कि बेब्लेड का सीजन 4 कब आएगा? मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई हम लोग डबिंग कर देते हैं, डबिंग करके हम फ्री हो जाते हैं मेरे कैरेक्टर की तरह। तो हम डबिंग करते हैं और उसके बाद हम फ्री हो गए, उसके बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन काम चलता है, उसमें म्यूजिक होता है, सब लेवलिंग होता है, ये वो सब काम चलता है। फिर वो पहुंच जाता है डिज्नी के पास या जो भी चैनल है
जो भी चैनल के पास, बराबर है। फिर वो चैनल कब एयर करता है वो उनकी प्रॉपर्टी है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। तो हमें तो ऐसे भी मैसेज करते हैं, बोलते हैं अरे उस पे से वो क्यों निकाल दिया, डालो उसको वापस, मेरे को देखना है। मैं बोला मैं कैसा डालूं भाई। अब तो अगला ऐसे भी क्वेश्चन है नाओतो ताचिबाना की तरफ से। काई और रे में लड़ाई होता है, काई जीत जाता है, अंदर जाकर बोलता है तुम बहुत पावरफुल हो रे, दोबारा डायलॉग बोलो ना। मतलब वो डायलॉग रिपीट करने कह रहा है आपको, वो काई और रे की फाइट के एंड में जो होता है वो। यस सर मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि मतलब ऐसा होता है कि जी रेवोल्यूशन के सीजन के उसमें काय और रे की फाइट होती है, जिसमें रे एकदम ही अपना फुल पावर लगा लेता है और काय का ब्लेड ऑलमोस्ट yes. टूटने पे आ जाता है वो टाइम पे। तो आप कहते हो कि मतलब रे मतलब तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर निकले। यस ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत इज्जत करता है रे की काय। तो काय कुछ ऐसे बोलता है कि रे तुम बहुत पावरफुल हो, अपन ने पूरी कोशिश की तुम्हें हरा दे, अपन का ब्लेड भी टूटने आया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पावरफुल कहूंगा, रे तुम बहुत पावरफुल हो। कुछ ऐसा कहेगा, एग्जैक्ट डायलॉग याद नहीं है तो मैंने अपनी चिपका दिया। नाइस। अभी जरा जो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं उनको भी एक एक करके ऊपर लाओ जरा। एक सेकंड सर, वो एक सीन आपको याद होगा अच्छे से, जिसमें काय और ब्रुकलिन की फाइट होती है। तो वहाँ पे काय एक बहुत ही मतलब ऐसी स्पीच देते हैं जिससे मतलब एक कोई भी बंदा इमोशनल रोना आ जाएगा। जिसमें एक ब्रुकलिन, मतलब आपको याद होगा ब्रुकलिन एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके पास बहुत पावर थी, फुल पोटेंशियल था। यस याद का तो ब्रो ऐसा ना कि अभी डबिंग करते हुए हमको स्क्रिप्ट सामने रखी है तो हम डायलॉग्स याद रखेंगे नहीं, क्योंकि एक साथ में हम एक एपिसोड में 100 लाइंस होती है फॉर एन एग्जांपल। तो एक में 100 है, दूसरे में 70 है, थर्ड में 85 है, तो सब हम याद करना छोड़ देते हैं, परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, बराबर। तो डायलॉग्स एग्जैक्टली याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ मुझे ये सीन वैसे कुछ मैं देखूंगा तो याद आ जाएगा कि अरे हाँ, क्योंकि काफी सारा काम, काफी टाइम हो गया, काफी सारा काम बैक टू बैक किया हो गया। हाँ, जिसमें लास्ट में काय का ब्लेड पूरी तरह टूट जाता है और आप कहते हो कि डॉन्जर मेरे ब्लीडिंग के दिन अब खत्म हुए। ओके तो मैं ये लाइन बोल देता हूँ, मुझे वो पूरा पैरा तो याद नहीं होगा, लेकिन डॉन्जर मेरे ब्लीडिंग के दिन अब पूरे हुए, फिर ऐसा कुछ कहा होगा मैंने, मेरे पास अगर वो लाइन होती तो मैं बोलूंगा भाई। मैं आपको एक बार वो क्लिप बाद में प्ले करके दिखा दूंगा। अरे बिल्कुल, आप मेरे को भेजना, मैं ना उसका लाइव डबिंग करके दिखा दूंगा आप सबको। हाँ ठीक है। हाँ सर, इससे याद आया कि सर आप इंस्टा पे बहुत ही ज्यादा मतलब अलग अलग मोटिवेशनल चीजें डालते हो, एंड कभी कभी मुझे पर्सनली भी लगता है कि कुछ ब्रेकअप वाली चीज तो इस बात का मैंने जवाब पहले ही दे दिया है मैंने। मैं 25 साल का हूँ भाई, क्या ही ब्रेकअप हो जाएगा, मैच्योर हो गए, बड़े हो गए ऑब्वियसली, और जो होना था वो वैसे जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं जो भी इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल पोस्ट डालता हूँ तो वो सिर्फ इसलिए डालता हूँ कि अगर मुझे उससे कुछ सीखने मिला है या मैं उससे रिलेट मैंने किया है तो ये पढ़ के किसी को पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर वो उस जोन में कहीं ना कहीं कुछ है, और मैं देखता हूँ कि मुझे कई सारे यंग फॉलोअर्स हैं, मुझे यंग लोग फॉलो करते हैं, तो मैं उन लोगों को कहीं ना कहीं, क्या पता कहीं ना कहीं कुछ हेल्प हो जाए, वो पढ़ें और उनको लोग की कुछ अच्छा लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, तो वो उस जोन में बढ़े, ना कि अलग जोन में जो देवदास बन जाते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, और मेरा मेन वही है कि मैंने रिलेट किया है तो मैं डाल देता हूँ। तो बस वैसा है, वैसा कुछ नहीं है। मुझे मेरी लाइफ में अभी मैं खुश हूँ, शादी भी नहीं हुई तो मैं खुश हूँ ना भाई। सर एक क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में कहाँ तक साइलेंट को डब कर दिया? कहाँ तक मतलब मैं 50 सीजन की डबिंग चल रही है भाई, हो चुका है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं क्या? हाँ रैपिड रिक्वा से एक क्वेश्चन पूछ लो सर को जल्दी से। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं, मैं बस 4 क्वेश्चंस पूछूंगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है। जल्दी तो करो सबसे भाई। पहले तो थैंक्स अ लॉट। हाँ ठीक है, अरे तो सर आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि आपने बोबो बॉय में फैंग कैरेक्टर को डब किया है? जी बिल्कुल किया है मैंने। मैं उसकी एक क्लिप मुझे किसी ने भेजी भी थी, तो मैं वो जल्द ही मेरे इंस्टाग्राम पर वापस डालूंगा। मैंने वो फैंग का कैरेक्टर किया है, जी हाँ किया है बिल्कुल। और टीन टाइगर आपने रॉबिन के कैरेक्टर्स को प्ले किया है, तो ये जी, दोनों ही बिल्कुल। कैरेक्टर्स काफी ज्यादा अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं, और इन्हीं से मेरा भी जो चैनल वो रिलेट करता है। तो मैं शायद इसमें से कुछ क्लिप्स डालूंगा अपने चैनल पे। तो मैं चाहता हूँ Yes. कि आप
ये बता दीजिए कि बोबो बॉय का जो गैलेक्सी वाला सीजन है वो हिंदी में डब होगा या फिर बोबो बॉय की मूवी जो 2 है वो डब होगी? बोबो बॉय की अगर बात की जाए तो मैंने ये काफी टाइम पहले डब कर चुका था, इसकी पूरी सीजन डब कर चुका था, तो एक साथ में सीजन डब हो जाती है। और फिर कुछ फिल्में भी मैंने डब की थी, तो वो फिलहाल मतलब रिसेंटली ये बिफोर कोरोना आसपास में नहीं हुआ, ये काफी सालों पहले की बात थी, मैंने ये कर चुका हूँ मैं। तो अभी आगे का मुझे आप जो फिल्म तो वो हो चुका है या नहीं हुआ मुझे याद नहीं है, बस वैसा है। बाकी हम डिज्नी के टीन टाइटंस गो की बात करें तो टीन टाइटंस का मैंने टीवी पे आने वाला कार्टून नेटवर्क पे मेरी पूरी वॉइस थी। जितने भी सीजन आए हैं, 4-5 सीजन किए हैं, 26-26 एपिसोड के। एक एपिसोड में 2 सेगमेंट्स होते हैं 10-10 मिनट के, तो सोचिए फिर मैंने 26 एपिसोड के ऐसे 4-5 सीजन कर चुका हूँ मैं। तो टीन टाइटंस गो में रॉबिन, जी हाँ मैं करता हूँ कार्टून नेटवर्क के लिए। यस अच्छा नॉट सही सही। नेक्स्ट बट नेक्स्ट बंदे को मैं अलोक कर रहा, ठीक है? मैं ले रहा हूँ। हाँ ठीक मैं है। इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि लोगों ये से डायरेक्ट। नेक्स्ट बोल क्यों नहीं रहा? बोल क्यों नहीं रहा भाई? अब एक काम करो, अगले वाले को बोलो। हेलो हाँ, सर। क्या? सर आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा होगा जिसमें आपने डब किया है, काई और साइलेंट को छोड़ के? मैं अगर पोकेमोन की बात की जाए तो बैरी भी एक कैरेक्टर था मैंने जो किया था, जो कि काइंड ऑफ रिमेम्बर कैरेक्टर, याद रख सकते हैं बैरी का, हाँ ये कैरेक्टर था करके। बाकी तो इंसिडेंटल कई सारे किए थे, तो बैरी भी है। पोकेमोन की बात करें, बेब्लेड में तो फ्री है, फ्री भी मैं कहना चाहूँगा फ्री है। बाकी अगर उससे अलग ही कुछ बात करें तो बहुत बड़ा लिस्ट है, मुझे कई सारे 2 सीजन है 10-10 एपिसोड के, तो ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हाँ फिलहाल कहे तो बैरी भी है, फ्री है, ये दोनों। और सर आपका फेवरेट एनिमे या शो कौन सा होगा? फेवरेट एनिमेशन मैंने बोला ना, मेरे को मतलब नारुतो, ड्रैगन बॉल भी हम सब बचपन में देखते थे। हमें करना था इसमें डबिंग आगे वापस कुछ, अगर रीडब होगा तो कर लेंगे हम। थैंक यू सर। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अगर कोई डबर बनना चाहता होगा कोई बेब्लेड या किसी में, तो उसको क्या करना होगा? बेब्लेड के लिए डबिंग करना आपको डबिंग आर्टिस्ट अगर बनना है तो भाई सबसे पहले तो आप भाषा को सुधारना होता है, फिर हमें अपनी वॉइस पे काम करना, लिसन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना इंपॉर्टेंट है। खुद का काम सुनो, रिकॉर्ड करो, आप जो प्रोफेशनल चीज सुन रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, फिर वही चीज आप बोलो, आप रिकॉर्ड करो, उस चीज को सुनो कैसा साउंड कर रहा है, वो प्रोफेशनल है, आपका कितना कैसा साउंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद ही अपने टीचर बन जाओ और जितना हो सके उतना प्रोफेशनल साउंड करो। लैंग्वेज पर ध्यान दो, जितना ज्यादा लैंग्वेज आप कर सकते हो उतने आप वर्सटाइल हो जाओगे। परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, फिर वॉइस मॉड्यूलेशन पर ध्यान दो, वॉइस को बरकरार रखने की कोशिश करो, सिर्फ 1-2 डायलॉग बोल के छोड़ दिया वैसा नहीं, तो वो करके देखो एक बार। और फिर आगे जाके आप ऐसे अगर डबिंग दिया, ऑडिशन आ गया, आपने ऑडिशन दिया और अप्रूव हो गए तो भाई क्या बात है। नरूटो है, नरूटो में मुझे कई सारे लोग, मैं स्टूडियो में जाता हूँ तो कहते हैं कि नरूटो का ही कैरेक्टर मेरे लिए ही बना है, मतलब उसका वॉइस में बहुत अच्छा जाऊंगा, तो सब कहते हैं अगर वो हुआ तो आप ट्राई करना, अगर आप टीम पे भी कुछ हो रहा है तो प्लीज आप कोशिश करना। मैं बोला अरे बिल्कुल करो, तो देखते हैं ऐसा कुछ एनीमे नया कैरेक्टर होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने टोक्यो रिवेंजर देखा है? नहीं, मैंने सुना है उसके बारे में। हाँ, तो सर अगर टोक्यो रिवेंजर इंडिया में आएगा तो प्लीज माइकी का वॉइस करने के लिए जरूरत ही करेगा, क्योंकि आपके पर माइकी परफेक्ट बैठेगा। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, मैं पक्का ट्राई करूंगा। पूछना बस। बस साथ में दोनों मत बोलना, कुछ भी एक एक करके बोलो। यस हाय सर, आपने पोकेमोन सीजन 15 के कितने एपिसोड डब कर लिए हैं? थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है सर, मैं ये बता नहीं सकता क्योंकि पूरा सीजन डब हो जाएगा फिर मैं बता दूंगा, जैसे मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में बताता हूँ। चल रहा है काम, चल रहा है। ये सिडनी जिन कौन है? SRES पता नहीं कौन है, तो उनसे पूछो। सर, जब आपको पहली बार किसी फैन ने पब्लिकली बोला था कि मैंने आपकी वॉइस सुन रखी है या फिर वो आपका बहुत बड़ा फैन है, तो आपका क्या वही लगा था कि मुझे अवार्ड मिल गया कहीं से, मैं ऐसे स्टेज पर खड़ा हूँ मुझे अवार्ड मिल गया, क्योंकि हमारे लिए यही अवार्ड है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली डबिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हमारा काम माइक से हो रहा है, ऑब्वियसली हमारा फेस इतना नहीं दिख रहा है। ये तो अभी इंस्टाग्राम आ गया है तो हम डाल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो डेफिनेटली यही हुआ था कि एक जन ने बोला था कि मैंने आपकी आवाज कहीं सुनी हुई है, फिर उन्होंने बोला अरे आप ये शो का डबिंग करते हो क्या, इसमें मैंने सुनी थी।
मैं कहता हूँ जी हाँ मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मैं ये करता हूँ। तो ये अवार्ड फिर भाई Hello, बोलिए। यस यस हेलो सर, केतन कावर, आई एम योर बिग फैन सर। आई लव यू सो मच माय थैंक यू सो मच। ऐसे ही सर मैं support करते आपका यस सर, सर मैं आपकी वॉइस का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपकी आपकी वॉइस मतलब जितने भी कैरेक्टर्स आपने डब किए हैं वो सारे मुझे अच्छे लगते हैं। क्या बात है तो भाई, बस आपको और अच्छा लगने के लिए और अच्छे काम करेंगे भाई, मतलब यस सर। तो सर मेरे दो क्वेश्चन है सर। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सर, आप सबसे मुश्किल कैरेक्टर कौन सा था डब करने में? मुश्किल कैरेक्टर तो मैं ये कहूंगा कि एक फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड द मूवी आई थी, थिएटर रिलीज थी, उसमें मैंने एक विलन कैरेक्टर डब किया था जो कि क्रीडेंस नाम का था। अरे हाँ याद आया, क्रेडेंस क्रेडेंस। यस, तो वो मैंने किया था। तो उसका कैरेक्टर वो मतलब वो डरा हुआ सा भी है, लेकिन एट द एंड वो मालूम पड़ता है कि सबसे पावरफुल वही है, हाँ वो उसकी पावर से ही डरा हुआ है, या फिर मतलब वो सिचुएशन में वो मतलब सहम के रह रहा है, और एट द एंड फिर वो जब फटता है बैंड बज जाती है। पूरी फिल्म में पता चलता है, जो जिसकी भी बात कर रहे हैं पूरी फिल्म में, ये एक शक्ति है, ये एक शक्ति है, वही शक्ति मैं था। तो वो कैरेक्टर परफॉर्म करने में भी बहुत मजा आया था कि तो उसके पहलू मिले थे। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था क्योंकि डर डर के वो डायलॉग बोल रहे हैं, लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। एक्सप्रेशन नहीं देना है, फ्लैट रखना है, डर डर के, पर फिर भी फ्लैट इतना ना लगे कि अरे यार ये मजा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो फ्लैट में भी परफॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा हाँ। डिफिकल्ट हुआ था। लेकिन तो मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आपको डब करने से पहले आप क्या चाहते थे? मतलब पहले आपका करियर क्या था, आप क्या चाहते थे मुझे पहले? आर्टिस्ट तो बनना ही है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने इसलिए मिठीबाई कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, आर्ट्स लिया था मैंने आर्टिस्ट बनने के लिए, और वो भी मैंने आंसर दिया कि मैं अगर डबिंग नहीं करता तो सिंगर बन जाता या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड हाँ। कुछ काम करता। हाँ ओके, थैंक यू सो मच सर केतन कावर सर, थैंक यू और थैंक्स टू अल्टीमेट आकाश सर। अरे थैंक्स भाई। और भी थे राइट? हेलो सर। हेलो हेलो सर, हाय हाय। आई एम योर बिग फैन सर। अरे थैंक यू सो मच सर मेरा क्वेश्चन है, आपको अगर रायोगा और नागो का वॉइस डब करना मिलेगा क्या आप होंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये सब कैरेक्टर तगड़े कैरेक्टर्स हैं, तो हमें करने मिल जाए तो हम क्यों ना करें, बिल्कुल करेंगे सर, और आपको अच्छा लगे वैसा करेंगे। आपका सबसे पहला एल्बम फेवरेट मेटल सीरीज के सीएन डब में जो लास्ट सीजन था वो सर जिंगा की वॉइस बेब्लेड में बेफील्ड किया, शॉर्ट एनिमा को भी मैंने डब किया। आपका पहला एनिमे कौन सा है? पहला एनीमे थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, तो टेक्निकली देखने जाए तो सबसे पहला एनीमे मैंने वही काम किया। हाँ हाय, भाई बोलिए। सर मैं बिग फैन हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फेवरेट बस सीजन में आपका कौन सा वॉइस कैरेक्टर, मतलब आपका जो? बेब्लेड में मैंने कौन सा कैरेक्टर लिया है? जी सर। थोड़ी सी कट हो रही है, आप लोगों के लिए भी कट हो रही है क्या? ना मेरे को क्लियर है, क्लियर है। तो वो कह रहे हैं कि अभी फेवरेट फर्स्ट टर्बो में आपने आवाज दी थी, तो अभी इसका सीजन 4 है, तो आप अभी सीजन 4 में कौन सा कैरेक्टर को वॉइस दिया? तो उन्होंने मेरी कौन सी आवाज में कौन से कैरेक्टर में देखा था, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में ना सब बेब्लेड के सीजन डिफरेंट मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि बेब्लेड फर्स्ट टर्बो में रंजीर होते हैं, तो बेब्लेड सीजन 4 में आप अभी कौन सा दे रहे हो जो आने वाला है? आने वाले अलाउड नहीं है फिलहाल बताना, लेकिन जब मैं बता पाऊंगा तो मैं सीधा पोस्ट करके बता दूंगा इंस्टाग्राम। सारे काम जो आने वाले हैं, मैं जब तक वो खुद नहीं बता देते हैं चैनल वाले, तब तक मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो हम पहले नहीं बता सकते। एक बार वो बता दे फिर हम सबको बता देंगे, वैसे अलाउ करे तभी। हाँ वही तो। हेलो केतन कावर सर, मेरे से आपका क्वेश्चन है कि सर आपका फेवरेट बेब्लेड का कैरेक्टर कौन सा है? एक कैरेक्टर बेब्लेड का कैरेक्टर तो मैंने अभी जस्ट जवाब दिया कि अगर हम इनकी बात नहीं करते कि फ्री है, ऑब्वियसली अगर काय की बात नहीं करते, मैंने डायगो भी किया है, को भी किया है, तो इसलिए भी। बाकी फिर एट द एंड मैं मेरा पर्सनल बताऊं तो ये जिसको मैंने डबिंग नहीं किया है उसकी बात करें तो ऑब्वियसली टाइसन भी है, रे भी है, इसमें मान लेंगे हर उसमें पसंद है मुझे, तो इस बैटल में इसने ये बढ़िया किया तो ये पसंद आ गया।
आपने क्या है फेवरेट, लाइक एक बंदा को चूज करना है, काई या एक मैं काय, सबसे पहले काय, उसके बाद भी आता है काय। काय है काय। जी रिवॉल्यूशन को आप इसको डब करता थोड़ा बहुत इमोशनल है, लाइक जब काय का बेबी लाइक समथिंग कुछ। जी बिल्कुल, काय अगर इमोशनल होता है तो मुझे इमोशनल होना ही पड़ता है क्योंकि मैं ही काय हूँ, तो बिल्कुल हुआ था मैं भी। तो अगर काय इमोशनल होगा तो मैं भी होऊंगा, जरूर होऊंगा। फेवरेट मोमेंट क्या है काय कि पूरा बेबी। अच्छा याद दिला दिया था भाई ने अभी कि ये बहुत कम होता है कि काय हारता है, तो उसमें ऑलमोस्ट मतलब टूटने आ गया था, आई को लग भी गया था कि हाँ शायद हार भी जाएगा, पता नहीं, इसलिए उसने उसको जाकर बोला कि तुम बढ़िया परफॉर्मर हो, तुम बहुत ताकतवर हो। तो क्या भाई बोलो आपका क्वेश्चन। सर मुझे आपका एक क्वेश्चन है कि जब आपने फर्स्ट अनाइम शो किया था तो आप नर्वस थे कि यू फील्ड लाइक गुड? मैं बहुत खुश हो गया था सबसे पहले तो कि एक अलग कम्युनिटी है एनिमे कम्युनिटी, तो उसमें काम करना, उससे जुड़ने का एक्साइटेड था, उसके लिए मैं नर्वस तो नहीं हुआ था क्योंकि हम घर पे बैठे यही सोचते हैं कि अरे यार ये करने का है मुझे, एक बार ये करने का। तो जब अगर मौका मिलता है तब आप अगर नर्वस हो जाते हो तो फिर क्या ही बात है। तो ऐसा नहीं था, जब मुझे मौका मिला तो मैं फुल 100% देने की चाह में बहुत एक्साइटेड था और फिर मैंने कोशिश की 100% देने की। एक सेकंड, एक बंदे ने पूछा है, कृतिक नाम है, उसने पूछा है क्या सर ने योकाई वॉच में भी डब किया है? जी हाँ बिल्कुल, मैंने योकाई वॉच में कीटा जो हीरो है उसमें जिसके हाथ में वॉच होती है कीटा, उसी का हीरो का वॉइस मैंने डब किया है। उसकी सीरीज थी और उसकी फिल्म्स भी डब हुई थी। हाँ वो एनीमे में हम भूल ही जाते हैं, मैं हमेशा भूल जाता हूँ योकाई वॉच को। बहुत ही बढ़िया शो था, बहुत ही बढ़िया शो कीटा, उसमें लीड कैरेक्टर देखना आप लोग जो भी सुन रहे हैं सब लोग वो शो कहीं से ढूंढ के भी देखिए, बहुत ही मजा आ जाएगा उस शो में। काइंड ऑफ सब सिमिलर होता है ना ये एनीमे में, काइंड ऑफ ये जैसे कि पोकेमॉन है उसमें वो पोकेमॉन से निकाल के इससे लड़वाता है, बेब्लेड है वो उसका बेब्लेड लॉन्चियां है, प्राणी घूम रहे हैं, पोकेमॉन जैसी वो पोकेमॉन गो के गेम कैसा था एक जगह पे ये मिल रहा है उसको, तो ये वॉच से उसको देख पा रहा है, ऐसे सब काफी इंटरेस्टिंग शो था, आप देखिएगा मजा आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? रिचान गुर्ग भाई, जो भी आप लास्ट के कुछ क्वेश्चंस अभी है, जैसे कि लियो मेसी पूछा सर आपका कौन सा कैरेक्टर का डबिंग अच्छा लगा? पता नहीं बट मुझे भाई बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये है मैं डिज्नी में देखने जाए तो मैं डकटेल्स, इतना बड़ा शो है उसमें मैं रेड वाला डक है ह्यूई, उसको भी मैं अपनी वॉइस देता हूँ, ह्यूई भी मैं करता हूँ। तो डकटेल्स का वो भी एक मेरा ब्यूटीफुल शो है, क्यूट सा शो है, तो वो भी है। फिर एडवर्टीजमेंट हैं हिंदी गुजराती कई सारी अलग अलग, नेटफ्लिक्स के भी शोज आए हैं तो नेटफ्लिक्स के लिए भी अलग अलग काम चल रहा है। अभी एक शो आने वाला है, मैं ये सबके सामने बोलता हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, मजा आएगा सबको भी। एक शो है जिसमें अभी मैं और मेरे मतलब कई सारे आर्टिस्ट ऐसा करते हैं, मेरे अंकल को भी आप लोगों ने सुना होगा, राजेश का, जो सिर्फ आवाज हम एनिमेशंस की ऐसे सब नहीं निकालते, हम एनिमल्स की आवाज भी निकाल लेते हैं। जैसे कि पैरट है तो मेरा नाम केतन है, ये ऐसा है। डॉगी है तो ओए मेरा नाम केतन है, ऐसा कुछ करके हम वॉइस निकालते हैं तो लोगों को पसंद आती है। वो भी डॉग शार्क डॉग नाम का एक शो आने वाला है 3 सितंबर को ऑन नेटफ्लिक्स। तो उसकी एक फिल्म भी है कि सितंबर को फिल्म आने वाली है या सीरीज आने वाली है, देखना पड़ेगा वो क्या है। तो उसमें शार्क डॉग जो डॉगी है उसके एक एक रिएक्शन से लेकर तो वो भागता है, कूदता है, फिर लिक करता है, तो वो सब रिकॉर्ड किया मैंने। डायलॉग्स तो है ही लेकिन सब रिएक्शंस एक एक चीज मैंने रिकॉर्ड किए। तो पहले हम सिर्फ डायलॉग करने वाले थे लेकिन फिर एक एपिसोड मैंने रिएक्शंस के साथ किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो सब फेवरेट है भाई, मैं हर एक काम को मैं फेवरेट ही मान के करता हूँ ताकि वो काम अच्छा बने और आउटपुट अच्छा निकले। काफी अच्छी बात कहा सर। ये क्यों नहीं रहना आप पे बुबी जो मंकी रहता है, बुबी करेक्ट करेक्ट बुबी, यस जी बिल्कुल, भी मैंने किया है। फिर लिटिल सिंघम में जो कि ओरिजिनल इंडियन एनिमेशन है उसमें चिकी नाम का उसका बंदर होता है तो उसके रिएक्शंस मैं करता था इंग्लिश वाले वर्जन के। आपने नेट को भी आवाज दिया था राइट? किस चीज में?
एक कैरेक्टर है नेट, मैं सुना हूँ, मेरे को एक बता रहा था एक बंदा कि आपने कोई पावर रेंजर्स के शो में एक नेट नाम के बंदे का आवाज दिया था। करेक्ट अभी रिसेंटली मैंने वो किया था। और हाँ, मैंने नेट पता चलता है कि वही गोल्ड रेंजर है। हाँ अच्छा, ओके, मेरे को नहीं पता। गोल्ड रेंजर वही होता है एट द एंड, आगे जाके उसको गोल्ड रेंजर पावर्स होते हैं उसमें। तो यस, मैंने नेट भी किया था पावर रेंजर्स में। अरे वाह सर, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है CMG किलर से। केतन सर, आपको कौन सा बेबलेट सीजन डब करने में मजा? तो वही मजा है जो वापस से रिक्रिएट हुआ था हंगामा के लिए। हमने जो काय का अपन वाला जोन किया था, वो बहुत ज्यादा मजा आया था वो वाला सीजन करने में, क्योंकि वो उससे ज्यादा लगाव इसलिए था क्योंकि मैं वो देख चुका था और उसी को मैं वापस डब कर रहा था। तो वो भी मैं मतलब होता ना कि बचपन में पहुंच गया था, वैसी फीलिंग थी और एक अलग ही सिनेरियो हो गया था वो डब करते हुए। ओके, तो आज के लिए आई गेस सिर्फ इतना ही। आई होप आप सबको मजा आया होगा। सर, आपको भी मजा हो गया? तो अब मैं रैप अप कर देता हूँ सब। जी, को लेके आ जाओ बड़ी तादाद में ताकि सब लोग एंजॉय कर पाए। तो मैंने इसलिए थैंक यू आपको भी, थैंक यू सब सुनने वालों को भी। लव यू गाइस। सर, जाने से पहले आपके जो बेस्ट कुछ कैरेक्टर्स है उनकी आवाज में सबको बाय या कुछ भी आप एक डायलॉग बोल दीजिए, सबको तो अच्छा लगेगा। तो सबको कहना चाहता है कि अपन तुम सबसे बहुत प्यार करता है, अपन को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और मैं साइलेंट भी पोकेमॉन कॉनसोर होते हुए ये कहता हूँ कि सब लोग जो भी सुन रहे हैं, सबको एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह एक दूसरे को फॉलो कर लो और सबको, घर वाले को, आजू बाजू वाले को, सबको बोलो। लोग आपकी GF का नाम जानना चाहते हैं। मैंने बता दिया ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मैं डंके की शर्ट से दुनिया को बता दूंगा इंस्टाग्राम पे। टेंशन मत लो मेरे भाई। फुल एक्सपोजर सर फुल एक्सपोजर। गर्लफ्रेंड मिल गई, एक्सपोजर खुले आम करेंगे ना भाई, क्या डर है, किससे डरना है। लेकिन अभी सिंगल एज हेल। सिंगल एज हेल भाई, खुश रहो यार, एंजॉय करो। और क्या? सिंगल रह के खुशियां बनाओ। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जिन क्वेश्चन रह गए कोई बात नहीं, बहुत क्वेश्चन, लिटरली बहुत क्वेश्चन, पूरा फ्लड। अरे भाई, करेंगे अपन सेशन भी यहाँ पे दे सकते हो कि आपको टॉक शो पूरा कैसा लगा और हमारा काम कैसा लगा। हम पर्टिकुलरली हमारा अलग अलग अगर कहना है तो बहुत मजा आया। मैं तो बोलता हूँ कि देखो, मेरे अंकल जैसा करता है ना जुगलबंदी, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, मैं तो मतलब ऐसा, मैं भी मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसा लोगों को भी लोग ऐसे कई सारे लोग हैं जो शुरू कर चुके हैं ऐसा, जो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी करते हैं। फिर मेरे अंकल को टैग करते हैं कि उन्होंने भी ऐसी कोशिश की है डबिंग करने की और परफॉर्म करने की। तो सबको मैं बोलता हूँ, सबको ऐसा कोशिश करते रहना चाहिए और ये ट्राई हो जाएगी कि आप डबिंग करोगे ये इस बात से, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई, ये आपने हकाए भाई को सब थैंक्स। हकाए भाई का तो ही फोन आया था मुझे, मैंने बोला अरे मेरे भाई बोलो क्या बात है। उन्होंने तो मुझे बेब्लेड गिफ्ट तक था मेरे बर्थडे पे और वैसे उन्होंने घर पे आए थे, सरप्राइज गिफ्ट दिया था उन्होंने मुझे। बिल्कुल याद है, क्यों याद नहीं था। उन्होंने ब्रॉन्जर भेजा था मुझे, तो मैं खुश हो गया था। ब्रॉन्जर, तो थैंक यू सो मच। लियो भैया हमारे मॉड है जिसने काफी मॉडरेशन का काम किया। मैं होस्ट हूँ यहाँ पे, रोनी, मनाली एंड हिमांशु, ये दोनों भी मॉड्स हैं। हिमांशु, थैंक यू सो मच ये क्रिएट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि मैं इतने सारे लोगों के साथ एक साथ में बात कर पाया, लोगों के सवालों को जवाब दे पाया। और बस ऐसे ही हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक ही बार में पहुंच पाए। हाँ, वो तो है। इससे आपको भी खुशी, मुझे भी खुशी, मुझे भी अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट करके। करेंगे सर, पार्ट 2 भी करेंगे इसका पार्ट 2 करेंगे और उसमें और कॉमेडी। और अपन काय है और काय कहता है कि अगर टॉक शो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साइलेंट बोल रहा है, कर दो यार। बाजू में बेल नोटिफिकेशन है, उसे घंटी बजा के दरवाजा खोल के आ जाए। और फिर से काय आ गया, जो बाजू में बेल नोटिफिकेशन है, घंटी बजाइए, 10-15 बार बजाइए। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। गुड बाय। अपन काय है, काय भी बोलेगा गुड बाय।